हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त आज आपको बीजगणित की अवधारणा क्या है, बीजगणित के बारे में समझाने जा रहा हूँ। संख्याओं को दर्शाने के लिए अक्षरों की आवश्यकता एवं प्रयोग। हमने अंकगणित में संख्याओं और उन पर विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया है। अपने दैनिक जीवन की अधिकांश समस्याओं को हल करने में संख्याओं का उपयोग हम देख चुके हैं। संख्याओं से संबंधित जटिल समस्याओं का हल कई बार अंकगणितीय विधियों से नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त समस्याओं को और अधिक प्रभावशाली ढंग से हल करने की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें हम एक अन्य विधि से करते हैं। अब हम इससे संबंधित उस गणित की शाखा का अध्ययन करेंगे जो बीजगणित कहलाती है। हमारे देश में बीजगणित का अध्ययन प्राचीन काल से ही होता रहा है। बीजगणित वस्तुतः अंकगणित का ही व्यापक रूप है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि इसमें संख्याओं के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अक्षरों के प्रयोग से हम नियमों और सूत्रों को व्यापक रूप से लिख पाने में समर्थ हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अक्षर अज्ञात राशियों के स्थान पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। इन अज्ञात राशियों को निर्धारित करने की विधियों को लिखकर हम पहेलियों और दैनिक जीवन में संबंधित अनेक समस्याओं को हल करने के अनेक प्रभावशाली साधन विकसित कर सकते हैं। अक्षर संख्याओं के प्रयोग से हम केवल एक विशेष संख्या की बात न करके किसी भी संख्या की बात कर सकते हैं, इसलिए इसे बीजगणित कहा जाता है। बीजों की सहायता से नियमों और सूत्रों को व्यापक रूप से लिख सकते हैं। संख्याओं के लिए अक्षरों का प्रयोग करके प्राप्त संख्याओं पर भी गुणा भाग आदि की संक्रियाएं की जा सकती हैं। आप पाएंगे कि बीजगणित न केवल उपयोगी अपितु यह अत्यंत रोचक भी है। संख्याओं को दर्शाने के लिए अब हम एक उदाहरण लेते हैं। माना भाई एक टोकरी में 2 सेब हैं, दूसरे में पहली टोकरी एक जो है उसमें 2 सेब हैं, दूसरे में चित्र देख कर बता सकते हैं कि भाई 3 है, इसमें 4 बता सकते हैं, लेकिन इसमें कहेंगे इसमें हमें पता नहीं कितने हैं, तो हम कहेंगे कुछ सेब हैं। इस कुछ की जगह ही हम किसी अक्षर का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे XYZ। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि भाई इस वर्ग में इसकी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और इसकी 4 सेंटीमीटर, लेकिन इसका हमें पता नहीं है और सिर्फ हम अंदाजे लगा सकते हैं कि हो सकता है ये 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 6 सेंटीमीटर हो, तो इसको हम कहें हो सकता है कुछ सेंटीमीटर हो। तो अब अगर हम ये सोचें कि किसी विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। प्रत्येक शिक्षार्थी 2 पौधे लगाता है। पहले शिक्षार्थी 2 पौधे लगाती है, ठीक है। तो एक शिक्षार्थी जो है 2 पौधे लगाता है। एक विद्यार्थी द्वारा लगाए पौधे 2। अब एक विद्यार्थी 2 लगा रहा है तो 2 विद्यार्थी, दूसरा 2 विद्यार्थी द्वारा लगाए पौधे कितने होंगे? एक ने 2 लगाया तो दूसरे ने भी 2 लगाया, यानी कि 4 होंगे। तीसरे 3 विद्यार्थी द्वारा, तो 2 × 3 यानी कि 6। 4 विद्यार्थी द्वारा 2 × 4, तो ये हो गए 8। हम कहें कि 10 विद्यार्थी द्वारा, तो 2 × 10 यानी कि 20 हो गए, ठीक है। इस प्रकार से अगर मान लो कहे कि 20 विद्यार्थियों ने कितने पौधे लगाए, तो हम क्या करेंगे? 20 विद्यार्थी द्वारा 2 × 20 यानी कि 40, ठीक है। सुविधा के लिए हम शिक्षार्थियों की संख्या, अब हम अगर बहुत सारे हों जिनका पता नहीं, हम प्रत्येक स्थिति में कुल पौधों की संख्या कैसे ज्ञात कर रहे हैं? हम देखते हैं कि पौधों की कुल संख्या। अब हम देख रहे हैं कि पौधों की कुल संख्या कैसे है? 2 × शिक्षार्थी की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों की संख्या को हम n मान लेंगे।
माना शिक्षार्थी संख्या n मान लें, तो पौधों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? कुल संख्या ये हो जाएगी 2 × n। ठीक है। अब ये n कुछ भी हो सकता है। अगर इसको हम एक टेबल फॉर्म से समझें तो ये कह सकते हैं कि एक छात्र लगाएगा 2, 2 छात्र 4, 3 छात्र लगाएंगे 6, 10 छात्र लगाएंगे 20, 20 छात्र लगाएंगे 40, 50 लगाएंगे 100 और n लगाएंगे 2n। ठीक है। किसी अज्ञात अक्षर संख्या को अंग्रेजी वर्णमाला एक्स वाई जेड ए बी सी आदि तथा हिंदी वर्णमाला क ख ग ये र ल आदि अक्षरों से व्यक्त करते हैं। इन संख्याओं को अक्षर संख्या या बीज कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण से हम कुछ सेब के स्थान पर ए सेब वर्ग की भुजा की कुछ सेंटीमीटर लंबाई के स्थान पर वाई सेंटीमीटर लंबाई तथा शीला द्वारा राम को दिए गए कुछ रुपयों को एक्स रुपयों द्वारा प्रकट कर सकते हैं। इस तरह से हम बीजगणित का प्रयोग करते हैं। अगर हम ये कहें कि इसको बनाने के लिए हमें एक त्रिभुज को बनाने के लिए 3 तीलियों की ज़रूरत पड़ रही है, तो 2 को बनाने के लिए 6 की, 3 को बनाने के लिए 9 की, 4 को बनाने के लिए 12 की, 5 को 15 की, 6 को 18 की। और कहें कि अगर हमें n बनाने हैं तो अगर हमें n त्रिभुज बनाने तो 3n तीलियों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। अगर हमें मान लो तीली से v बनाना है तो एक v बनाने के लिए 2 तीली की ज़रूरत, 2 बनाने के लिए 4 की, और 3 बनाने के लिए 6 की, 10 बनाने के लिए 20 की और n बनाने के लिए 2n की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से हम इसमें बीजगणित में प्रश्न करते हैं। अगर आप 5A शुरू करें। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थी को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। चलिए करते हैं इसको। तो इसको करने के लिए हम लिखेंगे शिक्षक द्वारा एक शिक्षार्थी को, पहला है ये, शिक्षक द्वारा एक शिक्षार्थी को दी गई पेंसिल। एक शिक्षार्थी को दिए 3। ठीक है। तो शिक्षक द्वारा x शिक्षार्थी को दी गई पेंसिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 3 × x, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x पेंसिल। तो यूँ करके हमारा पहला प्रश्न खत्म हो गया। चलिए अब करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे में क्या कहता है, अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों की संख्या की जगह कोई बीज लिखिए। तो हमें बीज लिखिए और बताइए उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। ठीक है। अब जैसे यहाँ दे रखा है पहला, दूसरे का पहला, तो 12 + 5 17 है, और यहाँ पर 5 बना दिए, यहाँ बॉक्स बना दिया। ठीक है। यहाँ लिख दिया 17। तो यहाँ पर हमने मान लिया x। क्या मान लिया? x। अब x किस चीज़ के लिए प्रयोग करा गया? 12 के लिए। तो अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो ये संख्या इधर से उधर चला जाएगी। तो x क्या चीज़ है? ये 17 - 5, तो x है 12, अतः 12 के लिए प्रयोग किया गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड में कहता है कि 40 - 10 = 30। अब 40 माइनस ये
बॉक्स बराबर 30। अब ये बॉक्स में हम क्या काम करें, एक्स रख दें। अब ये एक्स क्या चीज़ है, इसको निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, ये तो उधर जाएगा, इधर जाएगा, तो 40 माइनस 30 बराबर से जो भी संख्या इधर से उधर जाती है उसका चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगी, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, यानी कि ये आ गया 10। अतः एक्स बराबर कितना है, 10। अगला देखते हैं थर्ड। थर्ड में कहते हैं 4 गुणा 6 बराबर दे दिया 24। तो यहाँ बॉक्स बना दिया, गुणा 6 से करा तो 24। ये कहता है बॉक्स में क्या होगा, बॉक्स में माना हमने एक्स होगा। तो जब गुणा में होते हैं तो जो गुणा में साथ में होता है वो भाग में चला जाता है, तो 24/6 हो जाएगा। 6 × 24, यानी कि एक्स का मान जो है 4 है। ठीक है, इसका चौथा देखते हैं। चौथा कहता है 35 को भाग दें 5 से तो 7 आएगा। 35 को भाग दें, बॉक्स बना दिया है, तो कितना आएगा। ठीक है, तो माना ये एक्स है। अब होगा क्या कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 35/x बराबर 7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 35/x बराबर 7/1। एक था, ये इधर आ गया, ये करो 7 गुणा x, ऐसे भी कह सकते हैं, बराबर 35 गुणा 1। तो x बराबर 35 गुणा 1/7। 7×5 = 35, 5×1 = 5। एक्स का मान आ गया 5। तो यूँ करके सेकंड हमारा ख़त्म हो गया। आगे करते हैं तीसरा क्वेश्चन। कहता है रहीम के पास 10 रुपये थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे, इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसको करेंगे प्रश्न संख्या 3। तो माना कि रहीम ने रजिया को x रुपए दिए। ठीक है, तो रहीम के पास कितने बचे, रहीम के पास बचे, तो रहीम के पास वैसे 10 रुपये थे, 10 में से जो चीज़ हम देते हैं वो निकल जाता, माइनस हो जाता, यानी कि ये इतने रुपए बचे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा भी हो गया। चौथा पढ़ते हैं क्या कहता है। चौथे में कहता है कि एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। चलिए करते हैं इसको। तो माना कि बगीचे में बगीचे में एक्स पेड़ थे। ठीक है, अब ये कहता बगीचे में कुछ पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर संख्या 120 हो गई। तो प्रश्नानुसार तो हमारे पास एक्स तो पेड़ थे ही, 50 और लगा दिया, कुल मिला के कितने हो गए, 120 हो गए। तो ये हमारा एक अक्षर संख्या को की सहायता से हमने इसको व्यक्त कर दिया कथन को। पांचवा देखते हैं। अक्षर एन और एम के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। इस नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। तो हमें जो बनाना है, एन अक्षर बनाना है। तो अगर हम एन बनाने की कोशिश करें तीलियों से तो कैसे बनेगा, एक तो तीली ये आ गई, एक तीली हमने यहाँ यूज कर ली, एक तीली ये आ गई। तो बच्चों हमने एक एन बनाने के लिए कितने तीलियों का प्रयोग करा, 3 तीलियाँ।
ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि n का एक प्रतिरूप तैयार करने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या। तो एक तो बन रहा 3 से, तो n के 2 प्रतिरूप के लिए कितनी आवश्यक तीलियाँ होंगी? 3 गुणा 2 यानी कि 6 तीलियाँ। तो n के 3 प्रतिरूप के लिए क्या हो जाएगा? 3 गुणा 3 यानी कि 9 तीलियाँ। अब हमें जो है n के जो प्रतिरूप बनाने हैं वो यदि n के n प्रतिरूप के लिए आवश्यक तीलियाँ कितनी हो जाएगा? ये हो जाएगी 3 गुणा स्मॉल n यानी कि 3n हो जाएगी। इसको और बेहतर तरीके से हम ये दिखा सकते हैं कि एक बॉक्स बना लें। ठीक है, तो इसको लिखेंगे n के प्रतिरूपों की संख्या आवश्यक तीलियाँ। अगर मुझे n बनाना है तो 3 तीलियों की ज़रूरत होगी, 2 बनाना है तो 6 तीलियों की ज़रूरत होगी, और 3 बनाना है तो 9 तीलियों की ज़रूरत होगी। इसी तरह अगर मान लो मुझे 10 n बनाने हैं तो 30 तीलियों की ज़रूरत होगी, और इस तरह हम चलते चलाएंगे। मान लो मुझे n बनाने हैं तो तिगने 3 गुना या 3n तीलियों की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसी प्रकार से हम m बनाएंगे। अब अगर m बनाए तो कितनी तीलियों की ज़रूरत पड़ रही है? 1 तीली तो ये हो गई, 1 तीली ये हो गई, यहाँ हमें ज़रूरत पड़ रही है 1 2 3 4 तीलियाँ। ठीक है, अब मैं इसी का भी बॉक्स बना लेता हूँ कि m के प्रतिरूपों की संख्या आवश्यक तीलियाँ। अगर मुझे 1 m बनाना है तो 4 तीलियाँ चाहिए, 2 m बनाना है तो 8 तीलियाँ चाहिए, 3 m बनाना है तो 12 तीलियाँ चाहिए। इसी प्रकार अगर 10 हमें बनाने हैं प्रतिरूप तो कितने चाहिए? 40 तीलियाँ चाहिए। इसी प्रकार अगर हमें n प्रतिरूप बनाने हैं तो 4n तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरह से हम इसको बीजगणितीय रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यूँ करके हमारा 5A ख़त्म हो गया।